Yes, good morning. Good morning, sir. So in the previous class हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, आज क्लास कौन सी है? अच्छा, मुझे लगा बारिश की वजह से धुल तो नहीं गया मामला, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं बोलूं थोड़ा सा। चलो ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास है हमारा, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, विच वन? अच्छा, डिमांड। अच्छा, ओ यस, याद है, कितना पढ़ रहे हैं बच्चे। कईयों को तो चैप्टर ही याद नहीं होते, सबसे मेन तो नाम ही याद नहीं होते। चलिए, डिमांड एनालिसिस हम लोग टॉपिक पे हैं। इस डिमांड एनालिसिस में आई थिंक हमने मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट तक कंप्लीट कर लिया था, याद है ना लाइकों? मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। और आपको पता है हम यहां पे किस फैक्टर की बात कर रहे हैं? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी की, राइट? एंड बेसिकली देयर आर 3 रीजंस जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो इनवर्स रिलेशन की बात करता है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Second is income effect. And third is new consumers creating demand. चार्ट बना लें एक बार। कर लिया जी, नोट कर ले सब। देयर आर 3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल होती है, प्राइस फॉल होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की। सो देयर आर 3 रीजंस। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सेकंड इज इनकम इफेक्ट एंड थर्ड इज न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड, राइट? अगर इसके बारे में कुछ आप लोगों को मालूम है, कुछ पता है, सो बताएं। एनीवन? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलना चाह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे इसको एक्सप्लेन करेगा तो मैं समझूंगा यस, जेन्युइनली चीजें बच्चा सही ढंग से समझ रहा है। सोल्ड नहीं हो रहे। अच्छा, दोबारा बोलना। बेटा इसको वाइब्रेशन में डाल पहले। हाँ बेटा पीछे। पहले तो ये बता दो, 2 क्लास गायब था बीच में, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? अब ठीक है? चल बता बेटा।
इससे क्या होता है कि जो मेरा जो सपोज गिफ्ट हो गई कॉफी हो गई तो मेरा जो टी का जो प्राइस है वो नीचे मतलब कर मतलब इसका डिमांड जो है कम हो जाता है और इसका डिमांड जो है वो ऊपर बढ़ता है। अच्छा सुशील, अच्छा एनीवन एल्स? भाजी क्यों? पांडे जी थोड़ा सा लिटिल लिटिल। अच्छा कनिका, देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है यहां पे? देखो हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? हम यहां किसी पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं। एक्स के प्राइस में चेंज होने से एक्स की डिमांड में चेंज आता है एंड इनवर्स रिलेशन आता है, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो नहीं है जो हम प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की बात करते थे। बात को समझना, वहां पे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में भी दो टाइप पढ़े थे, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे और एक कॉम्प्लीमेंट्री। ये वो वाला सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात नहीं कर रहा, उस कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा है। वहां पे क्या होता था, वहां पे जिस कॉमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं उसका प्राइस क्या रहता था? कांस्टेंट। प्राइस किसका चेंज होता था? रिलेटेड गुड्स का। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? सर किसका प्राइस चेंज हो रहा है? एक्स का ही, वाई का नहीं। नो डाउट मीनिंग वहां से निकलेगा, लेकिन सेकंड पॉइंट जो था ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट। यहां प्राइस किसका चेंज हो रहा है? एक्स का। तो अब देखो बेटा, प्राइस अगर एक्स का चेंज हो रहा है, लेट्स से एक्स का प्राइस फॉल होता है, ध्यान समझना, एक्स का प्राइस फॉल होता है, बड़े ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? तो हमने पढ़ा एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। व्हाट इज द रीजन? हम ये पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? पहला रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? सर एक्स के पैरेलल कोई गुड्स है वाई, उसका प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। लेट्स से एक्स का प्राइस भी 10 रुपए था, वाई का प्राइस भी 10 रुपए था, हम एक्स को परचेज कर रहे थे, ठीक है? अब एक्स का प्राइस 10 रुपए से घट के क्या हो गया? 8 रुपए। वाई का प्राइस आज भी क्या है? 10 रुपए। क्या होगा कि वाई वाले जो गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है सर, वो किसको परचेज करना शुरू कर देंगे? एक्स को परचेज करना कर देंगे। इस वजह से दैट इज द रीजन वाई एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है जी। दूसरा केस ले लो, सर इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड क्या होती है? फॉल। हम ये पढ़ रहे हैं कि इसका रीजन क्या है। तो ये डिमांड फॉल होने का रीजन क्या हो जाएगा कि सर जो एक्स को कंज्यूम कर, इसका मतलब क्या हुआ? ये 10 था अब 12 हो गया। एक्स का प्राइस, वाई का प्राइस आज भी 10 है, ठीक है? तो एक्स वाले कंज्यूमर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? वाई वाले। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है उसकी डिमांड क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। प्राइस फॉल होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगी। ये ध्यान रख लेना। जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की तो वहां पे डिफरेंट कंसेप्ट चलता है। वहां एक्स का प्राइस कांस्टेंट रहता है, वाई के प्राइस में क्या आता है? चेंज। लेकिन दोनों ही केस में हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं? एक्स के। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को रख के चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा है इनकम इफेक्ट। याद है मैंने इनकम ऑफ द कंज्यूमर बताया था आप लोगों को। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कितने टाइप की इनकम बताई थी? 2 टाइप की। वन इज एक्चुअल इनकम, सेकंड इज, वहां पे हमने कौन सी इनकम के बारे में बात की थी? यहां मैंने बताया था आगे एक जगह आएगी जहां पे रीजंस की बात करेंगे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल इनकम। हम रियल इनकम की बात करें, और ये एग्जांपल याद हो मैं मिल्क वाला दे चुका हूं।
याद हो तो मैं दे चुका हूं। रियल इनकम का मतलब क्या बताया था, वहां लिखवाया हुआ है, अगर घर जाके आप पढ़े होंगे कि परचेजिंग पावर में चेंज आना, इनकम में चेंज नहीं आता। इनकम में चेंज नहीं आता। देखो इसका मतलब परचेजिंग पावर में चेंज कैसे आता है, मैंने बोला था जिस प्रोडक्ट को आप परचेज कर रहे हो उसके प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में। आपकी जो थर्ड फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स, कौन सी सेम रहेगी, एक्चुअल इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉइंट सेटिस्फाइड भी होने चाहिए सारे, ये नहीं बस कुछ भी हवा में बातें करने लग जाओ। क्लियर है पॉइंट। तो अब रियल इनकम में कैसे, मैंने आपको एक लेट से एक्स है, एक्स को बड़े ध्यान से समझना, इसका प्राइस 50 रुपीज पर केजी था और मैं 2 केजी लेता था। इसका मतलब मैं 100 रुपए खर्च करता था इस एक्स के ऊपर। अब एक्स का प्राइस कम हो गया, एक्स का न्यू प्राइस बिकम्स 25 पर केजी। नाउ मैं कितनी डिमांड करने लग जाऊंगा, 4 केजी विद इन द सेम इनकम। सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर प्राइस फॉल होने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। दिस इज द सेकंड रीजन। जो कौन सा रीजन है, इनकम इफेक्ट। हमारी रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड हम गिवन सेम इनकम में सर ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करने लग जाते हैं। दैट इज द अनदर। ये हम रीजंस पढ़ रहे हैं कि सर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड। अब इनमें से कोई भी रीजन क्या हो सकता है, हमारे केस में ऑपरेटिव हो सकता है, बट मैक्सिमम ये है। तो ये होता है आपका इनकम इफेक्ट। सेकंड जो है रीजन, इनकम इफेक्ट ड्यू टू, और आपसे कोई पूछे ना यहां पे इनकम क्या मतलब क्या है, तो आपको बताना है सर इट इज रिलेटेड टू द रियल इनकम एंड नॉट द एक्चुअल इनकम। क्लियर है पॉइंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड है न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड। न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड, न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड, इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये आप ही बताओ। न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड, सर ये क्या पॉइंट कहना चाह रहा है कि सर डाउनवर्ड स्लोपिंग का थर्ड जो रीजन है, न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड, एंड हाउ दिस थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट पॉइंट से कैसे डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है लेकिन ये डिफरेंट वैसे भी कैसे है, कोई बता सकता है थर्ड पॉइंट के बारे में कुछ, मुस्कान? क्यों पढ़ा नहीं है, क्यों? अच्छा दिमाग लगाओ ना, नहीं पढ़ा तो जरूरी थोड़ा ना है, दिमाग लग नहीं सकता, ऐसा थोड़ा ना। वो तो हिंदी होगी, मीनिंग क्या है? नकुल तेरे को मैंने बोला था तू आगे बैठा कर। क्या कह रहे हैं, कल की बात थी सिर्फ? हाँ प्लीज। यस, न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड का मतलब क्या है, लेट्स से सर किसी कॉमोडिटी का, एक्स कॉमोडिटी का प्राइस 10 रुपए था, 10 रुपए में उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं आ रही थी। नाउ प्राइस फॉल हो गया, प्राइस बिकम्स 8 रुपीज। नाउ उसकी अफोर्डेबिलिटी आ गई। नाउ दोज कंज्यूमर ऑल्सो वांट सच गुड्स, वो भी उन प्रोडक्ट की क्या करने लग जाएंगे, डिमांड करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से सर थर्ड जो फैक्टर है, जो हमारा थर्ड जो रीजन है कि सर न्यू कंज्यूमर्स के एंटरिंग होने से, सर प्राइस फॉल होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट? सर वो फर्स्ट पे है, वो थर्ड पे है। सोच के आंसर देना बेटा, एकदम नहीं बोलते। डिमांड में था, अफोर्ड नहीं कर रहा था, ये कैसी लैंग्वेज है? हाँ जी, और कोई? ग्रेसी? हाय राम सर, एक घंटी लगा लो सिर पे,
कि जो आता है घंटी बजा दिया करो या बल्ब बजना चाहिए, मुझे पता चल जाएगा किसे आता था। अच्छा एक बात बताओ, कल तेरे को बेटा डाउट था, ये तेरी वकालत कर रहा था, आज इसको आता था, ये वकालत कर रहा है, ये अपनी बारे में कुछ नहीं बोलता। ये होती है दोस्ती। हाँ बेटा, हाँ बोल, पूछना है बताना है? हाँ बता दे प्लीज। एक मिनट, आज हमारी क्लास में नकुल सबसे ज्यादा सीरियस लग रहा है ना? देखो अच्छे से आंसर दे रहा, शाबाश। कह रहा मैं सीरियस रहता हूं। हाँ कहाँ था भाई? हैं? प्लीज लेडीज ध्यान देंगे। जब कोई चुप नहीं होता तो मैं उसको लेडीज कह के बोलता हूँ, अपने आप चुप हो जाते हैं। हाँ जी, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो। जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक गुट की बात की जाती है। अच्छा, और कोई? बहुत सिंपल आंसर है इसका। तेरा नाम भूल गया मैं, बताओ। इसका सीधा सा आंसर है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसका आंसर ये है, ये जो दो गुड एक गुड है ना, वो अलग चीज है। इसका सिंपल सा है कि सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ऑलरेडी वो कंज्यूमर सेम टाइप के गुड्स क्या कर रहे थे? कंज्यूम कर रहे थे। इधर वो एक्स कंज्यूम कर रहे थे या वाई कर रहे थे, राइट? दे आर शिफ्टिंग ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यू कंज्यूमर का मतलब ही क्या है कि सर वो खरीदना तो चाह रहे हैं, डिमांड नहीं, ठीक है सर, वो खरीदना तो चाह रहे हैं, लेकिन सर उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं, एबिलिटी। और याद है मैंने शुरू में पहली क्लास में बताया था, डिमांड कब होती है? जब एबिलिटी हो एंड विलिंगनेस हो। इसका मतलब यू कैन से दैट सर डिजायर है, उनकी डिजायर तो है, बट सर अभी वो इफेक्टिव डिमांड नहीं, ठीक है। अब हो गई जब वो प्राइस क्या हो गया? फॉल हो गया। और अपने, और सही बात है। और थर्ड पॉइंट मेनली कब लगेगा? प्राइस इंक्रीज होगा या प्राइस फॉल होगा? प्राइस फॉल होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये तीन रीजंस हैं फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व: सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एंड थर्ड इज न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो एक छोटा सा टॉपिक था, इट कम्स टू एन एंड। एनी डाउट यू कैन आस्क। इसको आपने नोट्स से ही, बुक से ही पढ़ना है, राइट? इसकी अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से सिंपल लिखा हुआ है उसमें, मतलब ठीक है, उसको फर्दर और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये आपका रीजंस जो था हमारा कम्स टू एन एंड। नाउ जो मैंने आज बोला था कि आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इस डिमांड एनालिसिस का सबसे मेजर टॉपिक, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट पोर्शन ऑफ डिमांड एनालिसिस, दैट इज योर फेवरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाय राम, हलचल सी मच जाती जब मैं ये नाम लेता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईमानदारी से बता देना कि सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट में कितने बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं? ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, झूठ बोलना नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्रैक्टिकल भी आता है। हाँ जी, बोलना उन्होंने कुछ? हाँ जी, प्लीज साइलेंस। अरे बताओ, अच्छा ऐसे बोलते हैं, कितने बच्चों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से डर लगता है? ये अब झंडे खड़े होंगे। ईमानदारी से बता, देखो जो हाथ नहीं खड़े कर रहे, मान रहा हूं मैं, कुछ देख लेना, बॉम्बार्डिंग होगी क्वेश्चन की। ठीक है, नीचे जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे, मैं उनके लिए क्या समझूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से आता है या
सर कभी हो जाता है कभी नहीं होता। हाँ है ना, ऑप्शन दे दी मैंने, पार्शियल। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, जैसे उसने पूछा ही था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ना एक पोर्शन है न्यूमेरिकल पोर्शन, उस न्यूमेरिकल पोर्शन में किसको टेंशन होती है? वेरी गुड। हाँ जी, ढंग देखो, ईमानदारी से बताओगे तो डॉक्टर सही इलाज कर देगा। ठीक है, अब किसी का बीपी लो है और आपने बताया नहीं मैं बीपी हाई का इलाज कर दूंगा, देख लेना फिर। ठीक है, तो प्लीज ढंग से बताओ, क्योंकि मैं ये देखना, क्योंकि ये टॉपिक में ना नॉर्मली बच्चों का फीडबैक जो होता है ना 11-12 का बड़ा बुरा होता है। ठीक है, बताओ बेटा एक बार दोबारा से, न्यूमेरिकल पोर्शन, ईमानदारी से, मैं कोई कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं हो ही जाते हैं, कॉन्फिडेंटली यस सर यू गिव द क्वेश्चन एंड वी विल आंसर। मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस तो बेटा मार्केट में मिलता नहीं तो खरीदवा देते, वो तो मेहनत करने से आएगा। चलो वेरी गुड, है ना। अच्छा, सो ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर हम बात करें तो आपको एग्जाम के एंगल से दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। एक तो कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल बिट लेटर, पहले कंसेप्ट्स की बात करेंगे। आज से स्टार्ट हो रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इस कंसेप्ट के बारे में कोई बच्चा मुझे शॉर्ट में कुछ 8-10 लाइनें 5-7 लाइनें कुछ बताना चाहे तो जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग 11th-12th में क्या पढ़ के आ रहे हैं। 3-4 बच्चों को मैं पूछ सकता हूं। सो वी स्टार्ट विद, बताओ कौन किससे स्टार्ट करेंगे? कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर। सर मेरे पास बंदूक है नहीं, मैं किसी को गोली से नहीं उड़ाऊंगा, गलत होगा तो। हाँ सुशील कह रहा है मैं, हाथ ही तो खड़ा करता तू, नहीं नीचे नीचे से ऐसी पेन बता ना बेटा, घबरा क्यों रहा है? तेरे बगल वाले ने मना कर दिया, ये नहीं होता। कोई बात, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तुमने क्या पढ़ा हुआ है ना, मेरे को एक बार बताओगे, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, तभी मैं करेक्ट कर पाऊंगा। ओके, एक मिनट। पढ़ के आइए बुक, है ना, बुक नोट्स पढ़ के आइए, है ना। प्लीज इसको एक्सप्लेन कर बेटा, क्या मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। बेटा देख मेरे से तो फंस जाएगी, मैं तो पूछ लूंगा बहुत सारे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हाँ जी एक मिनट। हाँ बेटा तू कुछ कह रहा था। अच्छा और कोई? हाँ कनिका कुछ बोलना चाह रहे हैं। और कोई? हम कल कहाँ थे? भाई तू अपनी तबीयत ठीक कर ले, 1-2 दिन दिल रेस्ट करके इंजेक्शन लगा ले। क्लास और खासकर लॉ की क्लास मिस करना ना इस टाइम पे ब्लंडर है बेटा। ठीक है, ये तो फिर भी कवर हो जाएगा, लॉ अपने आप से कवर होना बड़ा मुश्किल है। और इस टाइम पे हम इतने हैवी टॉपिक पे चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, मिस हो गया बेटा। चलो हाँ जी 1 मिनट पीछे। ओ भीगी हुई आत्मा,
वेरी गुड, इससे बढ़िया कोई आंसर नहीं है। हाँ जी, आप बताओ बेटा, चश्मा कहाँ है? दिख रहा है ना सब? चश्मा भूल जाते हैं, उन्हें कैसे? 0 नंबर तो नहीं होगा? तेरे को लगा नहीं आज अजीब सा लग रहा है कुछ? आज सामने वो रिक्शे वाला भी शाहरुख खान लग रहा होगा। नहीं दिखता तो है लेकिन कम ज्यादा लगता होगा, लेकिन चश्मा भूल बेटा कैसे? मोबाइल नहीं भूले होंगे हम कभी, है ना? चलो कोई नहीं। हाँ बेटा बोल प्लीज। अच्छा, पड़ोसी से पूछना आपने, वो उधर 5 ग्राम उधर बैठी है। हाँ बेटा, नहीं? अच्छा, हाँ बेटा प्लीज बॉयज। इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। आगे क्या बोला था? हाँ जी, और कोई? युक्तिका, युशिका, हाँ नाम इतना थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। युशिका जी, मैं आगे से यू बोल दूंगा, यू, है ना? ये ठीक है। हाँ जी, नहीं ठीक है, फॉर्मूले तो मुझे पता, तुम बता दोगे। और कोई? हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रही थी तो तेरे को तेरी फ्रेंड बोल रही थी, प्रमोट कर रही थी, मैंने देख लिया था। हाँ बेटा पूरा बोलना। डिग्री और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कई यादें चुप हो गए। अच्छा चलो जी, अब ध्यान सुनो। जितने भी आंसर हैं हाफ आंसर्स हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग ही नहीं पता। वो मीनिंग पहले समझना है कि ये कंसेप्ट कहता क्या है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इलास्टिसिटी, राइट? और ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है, इलास्टिक सुना? इलास्टिक, इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेच, चेंज। ठीक है सर? मतलब हम अगर किसी चीज में कुछ इफेक्ट लाएं तो कितना चेंज आएगा, स्ट्रेच कितना होगा। तो सर अभी तक हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनना, कि सर किसी फैक्टर के चेंज होने से, वो फैक्टर्स आपको पता है, ठीक है? इट कैन बी प्राइस, इट कैन बी इनकम, इट कैन बी रिलेटेड गुड्स, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, हमें पता है। लेकिन हाउ मच, हाउ मच का मतलब कितना आता है। उस कितना को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक पढ़ते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, ध्यान से सुनना। वो ये नहीं बताता कि इस फैक्टर के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, हमें पता है आएगा। कितना आएगा, उस कितना के लिए हम क्या करेंगे? इलास्टिसिटी। इसीलिए तो नलायको तुमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, जिसमें तुम पढ़ते थे इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ते थे ना। तो वो ये बता रहा है कितना चेंज आ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक क्या कहता है? हमें पता है
कि सर इस फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, लेकिन हमें यह नहीं पता कितना चेंज आएगा। उस कितना को फाइंड आउट करने के लिए हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसीलिए वो डेफिनेशन भी यही है। लेकिन आप जो डेफिनेशन बोलते हो ना, दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये टॉपिक मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ना, सही से पढ़ाया नहीं जाता, बच्चा रट्टा मार के आता है। उसने रट ली डेफिनेशन रटना बहुत आसान है ये। लेकिन पहले समझो, अब किसी भी स्टूडेंट ने, आप में से आप देख लो, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसका लॉजिक है, अब हम ये फाइंड आउट, हमें पता है, सबको पता है, और आप देखो, आप सब बोल रहे हो डिमांड में चेंज आएगा प्राइस में चेंज आने से। क्यों? इनकम के चेंज होने से नहीं हो सकता, रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से नहीं हो सकता है ना। फिर तो सर यहां पे हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें अब पता है कि सर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द डिमांड, बट उन फैक्टर्स की वजह से कितना चेंज आएगा डिमांड में, उस कितना को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ मच देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स। उस हाउ मच को फाइंड आउट करने के लिए वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ द डेफिनेशन इज सिंपल। जो हमारी डेफिनेशन वो क्या कहती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, अब बच्चों को रटवा दिया गया प्राइस, ड्यू टू द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड। उन फैक्टर्स की वजह से कितना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है सर, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, कितना चेंज आएगा किसमें, डिमांड में, ड्यू टू द फैक्टर्स विच कैन affect the demand of the commodity. So that is the definition called elasticity of demand. In other words, आप लोगों को definition easy वाली रटवा रखी है। It is the percentage change in quantity demanded due to, percentage change in price नहीं, percentage change in factors which can affect the demand of such commodity. That is the definition of elasticity of demand. और क्योंकि मैंने फैक्टर्स बोला है तो सर नेक्स्ट पॉइंट है, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस बोल रहे हो, इसका मतलब तो एक ही होती है, ठीक है। तो हां, आगे हम बोलेंगे, मैं अभी आपको बेस बता रहा हूं, आगे हम बोलेंगे अनलेस अदरवाइज, यानी कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला जाए तो जनरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। बट जनरली मैंने बोला, हाउएवर सर देयर कैन बी इनकम इलास्टिसिटी, देयर कैन बी क्रॉस इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक क्या कहता है, इट एक्सप्लेन्स दैट how much there is a change in the quantity demanded by the factors, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। फैक्ट, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर के चेंज होने से सर क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना इफेक्ट आएगा। मैं बार बार कितना पे, हाउ मच पे बोल रहा हूं, तो सर ये हाउ मच को फाइंड, इसीलिए तो अच्छा न्यूमेरिकल्स क्यों पढ़े थे फिर, उसका रीजन किसी ने नहीं बताया, न्यूमेरिकल करा के भेज दिया, सेट करके भेज दिया, रीजन नहीं बताया, क्योंकि रीजन कहीं लिखा नहीं है, किताबें ढूंढ लेना, वो तो निकालना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन कि क्यों पढ़े थे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का रीजन क्या था, बस करा दिए, उनका मन करा करा दिए, नहीं सर, वो ये बता रहे हैं न्यूमेरिकल कि उस क्वेश्चन में कितना चेंज आया, 0.5 आया है, 1 आता था, 2 आता था, ऐसे आता था ना, तो वो हाउ मच ही तो बता रहा है। लॉजिक भी पता होने चाहिए, यही एडवांस लेवल की आपकी जो है ना स्टडी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, बट कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। और जो आप लोग आगे भी पढ़ेंगे ना, बहुत सिंपल है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चा माइनस पे है, ठीक है, क्योंकि उन जो खासकर कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने बस रट रखा है, वो ठीक करना है अपने आप। अब किसी को भी ये लाइन, अब आप इंटरव्यू में चले जाओ, मान लो, वैसे तो ये नहीं पूछेंगे, लेकिन मान लो अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं तो पूछ लूंगा, मुझे पता है आप रट के आए हुए हो, और ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती है जो बेसिक होती है, लेकिन बच्चा रटा हुआ होता है। जो बच्चा ये बोल देगा ना हाउ मच देयर इज, सर इसका मतलब है कि कितना चेंज आएगा, तो सीधा उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, वो नालायक सामने इंटरव्यूअर को भी आता हो,
ये भी तो बात है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है। इलास्टिसिटी हम पढ़ क्यों रहे, क्यों का रीजन समझ आ रहा है, वाई हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चल चुका है फैक्टर्स को पढ़ के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमें फैक्टर्स को पढ़ के पता है इस फैक्टर की वजह से इतना ये चेंज, इसमें चेंज आएगा, ये फैक्टर को पढ़ के ये चेंज आएगा, लेकिन कितना आएगा वो हम इलास्टिसिटी से पढ़ेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो एक बार अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखो फटाफट से, जल्दी से नोट्स बनाते जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में लिखो। इट इज डिफाइंड एज degree of responsiveness. It is defined as degree of responsiveness in quantity demanded. It is defined as degree of responsiveness in quantity demanded due to change in factors, due to change in factors which can affect the demand of such commodity, which can affect the demand of such commodity. Full stop. In other words, we can say that it is the percentage change in quantity demanded. It is the percentage change in quantity demanded due to percentage change in factors, which can affect the demand of the commodity, which can affect the demand of such commodity. Right? ये नोट कर लिया? Now नेक्स्ट पॉइंट इज, इससे पता चलता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है बेटा? देखो वैसे फैक्टर्स जो होते हैं ना, 5 फैक्टर्स होते हैं जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली कितने होते हैं? 3। ठीक है सर, इसी वजह से यहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स हैं? 3। कौन सा? फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी, second is income elasticity, third is क्रॉस इलास्टिसिटी। मेन जो है आपका प्राइस एंड इनकम है, और प्राइस एंड इनकम में भी मेन क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी। तो अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी, वन ऑफ द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब देखो, अब आपकी डेफिनेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिफाइन करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? डिफाइन कर सकते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यस, सारी जो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सब सेम रहेगी, अदर फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा, राइट। तो लिखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, सब कुछ कॉपी कर दो। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, लिखना है, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस in quantity demanded due to change in the price of its change in the price. It is the degree of responsiveness in quantity demanded due to change in the price of such commodity, due to change in the price
of such commodity due to change in the price of such commodity. In other words, वही सेम कॉपी कर लो. It is the percentage change in quantity demanded. It is the percentage change in quantity demanded due to percentage change in the price of such commodity. Due to percentage change in the price of such commodity. हाँ जी, तो ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग है. राइट नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जनरली जो डिनोट करते हैं समवेयर लाइक ऐसे करते हैं. राइट पी से करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था जनरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेनली किसकी बात करता है, प्राइस इलास्टिसिटी की, तो समटाइम्स हम पी की जगह पे डी भी लिख सकते हैं, बट बेटर है कि प्राइस इलास्टिसिटी को पी से ही डिनोट करना चाहिए. राइट अब आप लोगों ने एक इसका फॉर्मूला रट रखा है, रटा हुआ है ना फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, करा हुआ है ना. तो अब सारे बड़े ध्यान से, तो प्राइस इलास्टिसिटी को जरा हम डिराइव करते हैं. हाँ जी, मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज करते हैं, आई होप सो सबको आता होगा, है ना. हमने पढ़ा डेफिनेशन थी, इट इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है सर, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. राइट तो इसका मतलब अब इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ऐसे ऐसे कर दो, परसेंटेज हटा दो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस. और आपको पता है परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, परसेंटेज करते हैं ना, परसेंटेज करना आता है. ठीक है जी. हाँ जी, तो आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं. तो जो न्यूमरेटर है उसमें जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसे हम डेल्टा क्यू से हम डिनोट कर सकते हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड को क्यू से कर सकते हैं. ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस को डेल्टा पी से कर सकते हैं एंड ओरिजिनल प्राइस को पी से कर सकते हैं, कर सकते हैं. इतना समझ आ रहा है मैथमेटिक्स? ठीक है. तो अब प्राइस इलास्टिसिटी को फर्दर देखें तो हमारा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी. प्लीज राइट, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन, दैट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब यहां पे लिखना वेयर, वेयर ये नोट करने के बाद वेयर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नेक्स्ट लाइन में डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस नेक्स्ट लाइन में P इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस एंड Q इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में लिखना Q इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आपका डेरिवेशन है। यहां पे कुछ बच्चे जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है वो एक चीज मेरे से पूछते हैं, आप में से किसी ने पूछी नहीं कि सर ये 100 कहां गया। हाँ, ये ध्यान रखना, मैथमेटिक्स से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए तो ये कैंसिल हो गया, इसीलिए तो हम यहां पे नहीं लगा रहे इसको। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, वेयर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, पी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस एंड क्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। राइट एवरीवन, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बात करेंगे। आप देखें, लेट्स से हमारा प्राइस था 10 रुपए का, नाउ इट बिकम्स 8। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 50, नाउ इट बिकम, लिखना मत कुछ भी, समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपका प्राइस फॉल होता है। हाँ जी, अरे वही बता रहा हूं मैडम, मैंने कहा ना रुक। हाँ जी प्लीज, प्राइस 10 रुपए था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 50 थी, प्राइस कम हुआ दैट इज 8 हुआ तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन होगा, आपको पता है। राइट तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखो डेल्टा क्यू निकालो, सब बच्चे जिन्होंने न्यूमेरिकल्स के साथ जिनको परेशानी है, अगली क्लासेस में होंगे न्यूमेरिकल्स, वहां पे भी समझाऊंगा, लेकिन अगर मैं आप सबको डेल्टा क्यू निकालने को बोलूं, डेल्टा क्यू का मतलब क्या था, तू खासकर सुन लियो बेटा, तेरे को ध्यान से बोल रहा हूं, तेरा मैथमेटिक्स में ना मतलब आरे भटाएंगे ऊपर से पढ़ाने के लिए बेटा, तेरे को ध्यान से, ठीक है। डेल्टा क्यू अगर मैं निकालने को बोलूं, चेंज, डेल्टा क्यू का मतलब क्या लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है ना। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू कितना होगा, हाँ जी 25, ठीक है। ये समझ आता है। एक मिनट, उसे नहीं आया, आया नहीं, आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास, मैंने तो बताया ही नहीं कुछ भी, अभी मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, इन्होंने ही बताया मुझे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, प्रीति तेरे को समझ आया बेटा 25 कैसे आया, तू एक्सप्लेन कर कैसे आया, 25 कैसे आया बेटा, 25 करेक्ट है, कैसे आया, किस में से किसको। हाँ, ये जो 50 और 75 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। अब इसमें क्या बताऊं, है ना, कौन देखेगा बेटा फिर तेरे भी हाथ पे। चलो अभी नहीं देखा, आगे तो देख लेंगे ना। अच्छा डेल्टा क्यू आ गया हमारे पास, डेल्टा पी बताना है क्या, -2 कैसे, नहीं ओरिजिनल तो P था, ओरिजिनल तो 10 था। एक मिनट नहीं, मैं तुम्हारे कॉमर्स तुम पढ़ के आए हो ना। डेल्टा जो निकालते हैं, ओरिजिनल माइनस न्यू निकालते हैं या न्यू माइनस ओरिजिनल निकालते हैं, हाँ जी न्यू माइनस ओरिजिनल। तो न्यू क्या है और ओरिजिनल क्या है, तो इसका मतलब कितना आया, -2, ठीक है। इसका मतलब ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा जब हम पुट करेंगे यहां पे, कोई ना कोई एक चीज तो माइनस आएगी आएगी, इधर क्वांटिटी विल बी माइनस और प्राइस विल बी माइनस। इनवर्स रिलेशन तो यही तो होता है, ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है।
तो सर मैथमेटिकली हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। मैथमेटिकली हमारा प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। पॉइंट समझ आता है? बट मैथमेटिकली माइनस में है, इकोनॉमिक्स में माइनस में नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं क्यों ऐसा है। आप एक बात बताओ, यहां पे प्राइस -2 है, कम हुआ है, 10 रुपए से 8 रुपए हुआ है, लेकिन सर 8 रुपए पॉजिटिव तो है। सेम क्वांटिटी अगर क्वांटिटी में माइनस आता तो क्वांटिटी कैसे नेगेटिव हो जाएगी भाई? अगर 50 से 20 हो जाती, 20 भी तो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव। तो इकोनॉमिक्स में सर ये माइनस साइन को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इवन दो मैथमेटिकली ये माइनस होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में सर हम इसको क्या करते हैं, माइनस को इग्नोर करते हैं। अगर हम माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे तो सर इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैथमेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट, माइनस होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये माइनस नहीं होता है। दैट इज द रीजन वाई कि माइनस होता है लेकिन नहीं। क्लियर है पॉइंट आपको? हाँ जी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो माइनस नहीं लगता, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में सर अगर कम हो रही है ना चीज तो भी वो इट रिमेन्स पॉजिटिव। दैट इज द थिंग। क्लियर है ये? और नालायक क्लियर है ये? जैसे पूछ रहा हूं बेटा, वो बीमार आत्मा, नहीं चेहरे पे क्वेश्चन मार्क सा लग रहा था मुझे, कुछ सोच रही थी। हाँ जी, आपका बेटा यही क्वेश्चन था? क्लियर है ये? तो माइनस साइन टेक्निकली यस, मैथमेटिकली यस, बट इकोनॉमिक्स के एंगल से नो। अगर यही क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स में कर रहे होते तो हम क्या करते, माइनस साइन लगाते। क्लियर है? क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेशन है बेटा आपकी, एंड दिस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ क्योंकि आज थोड़ा सा बारिश की वजह से क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, लेकिन मैं छोड़ूंगा सेम टाइम पे, रीजन क्योंकि मेरी भी आगे क्लास है, नहीं तो सोनाली मैम की क्लास भी अफेक्ट हो जाएगी, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है, इसी के आगे कंटिन्यूशन जो होना है, उसका मैं आपको एक चार्ट बना के छोड़ रहा हूं आज के लिए, राइट? तो अब हमने पढ़ लिया प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है, कैसे प्राइस इलास्टिसिटी निकलती है, ठीक है सर? तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक इस प्राइस इलास्टिसिटी का सबसे मेन टॉपिक है एग्जाम के एंगल से। वेरिएंट इवन मतलब न्यूमेरिकल्स इतने नहीं आते जितना ये टॉपिक आता है। तो वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरिएंट्स ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राइस इलास्टिसिटी। आप सबने वो नाम सुने, आपको ये नहीं पता वो वेरिएंट्स कहलाए जाते हैं। वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यानी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी कैसी हो सकती है। तो सर हाउ मेनी वेरिएंट्स आर देयर? 5 वेरिएंट्स आर देयर। देयर आर 5 वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, बहुत सिंपल है ये टॉपिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। हम पढ़ेंगे भी ऐसे जैसे मैं चार्ट बनवा रहा हूं ना, देखो पहले हम पहले पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर सीधा जंप मारेंगे परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक यानी फर्स्ट के बाद सीधा क्या पढ़ेंगे हम? 5th पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल है। फिर पढ़ेंगे थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक। फिर पढ़ेंगे सेकंड, इन इलास्टिक, एंड फिर पढ़ेंगे फोर्थ, इलास्टिक। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का मुद्दा है, वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक से लेके परफेक्टली इलास्टिक। बस मुझे एक चीज बता दो, क्या ये टॉपिक सब कंफर्टेबल होते हैं या नहीं होते? पता नहीं चलता। ईमानदारी से आंसर देना, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, कनिका नहीं पता चलता,
नहीं पता चलता। भाई मुस्कान, अगले जब क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, 99% बच्चे जो भी कंफर्टेबल नहीं, जो हैं तो वो तो अच्छा है, उनको भी कुछ विद इन 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट लगाएंगे सिर्फ, ये टॉपिक यूं टिप्स पे हो जाएगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बस सिर्फ एक ही चीज आपसे चाहिए कि उसको आपने ना रिवाइज करते रहना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, मतलब ये इट इज जस्ट लाइक अ पीनट, उठाया और खा लिया, इतना सिंपल है। बस एक बार दिमाग में जाने वाली बात है। बट एक बात बताओ, अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जितना पढ़ा है, रीजन समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट वी आर स्टडीइंग इज कि सर हमें पता है प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, कितना चेंज होगी? वो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी है, कितना? सर ये आंसर देंगे हमें, यही आंसर देंगे हमें, इन्हीं से आएगा ये 5 वेरिएंट्स। इतना चेंज, इट कैन बिकम परफेक्टली इनइलास्टिक, इट कैन बिकम परफेक्टली इलास्टिक, इट कैन बिकम यूनिटरी इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक। बहुत सिंपल है, हवे बना रखे हैं और कुछ नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, मार्क माई वर्ड्स, देखना आपको फटाफट से लर्न होएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्लास में हम प्राइस इलास्टिसिटी का ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वेरिएंट्स, एंड देन हम उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर देंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एक अनाउंसमेंट सुनेंगे सब लोग कल के लिए। कल सैटरडे है ना, सैटरडे है ना, छुट्टी नहीं है, इनकी खुशी हो जाती है। हो सकता है कल मैं टेस्ट ले लूं। एकदम स्माइल खत्म हो गई। मैं देख लो एडवांस में बता रहा हूं, बट इतना शरीफ हूं नहीं मैं, ये आज पहला टेस्ट है तो बता रहा हूं। हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है टेस्ट ले लूं। सर कोर्स क्या आएगा? अगला क्वेश्चन, मुद्दे की बात बताओ। तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जिस दिन टेस्ट होगा, यानी कल टेस्ट होगा, उससे एक दिन पहले तक जितना भी कोर्स हो चुका है मेरे तीनों सब्जेक्ट का, अगला क्वेश्चन आएगा सर कौन से सब्जेक्ट का लोगे, तो मैं वो आंसर दे रहा हूं, मेरे तीनों सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो टेस्ट होगा कल। मैं देखना चाह रहा हूं कि जितना मैंने पढ़ाया है, जितने गले फाड़े हैं, आप कितने लेवल पे पहुंचे हो। सो मोस्ट प्रोबेबली 99% है कि कल मैं टेस्ट लूंगा, क्योंकि मुझे घर जाके बनाना होगा। हो सकता है 1%, आज मेरी एक मीटिंग है, अगर वो हो गई तो फिर शायद कल ना हो। सर हम फोन करके पूछ लें, हम तैयारी करें, आप टेस्ट ना लो। तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती बेटा, ठीक है? तो आप मान के चलेंगे टेस्ट है, मैंने फिर भी डिस्क्लेमर ले लिया 1% का, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे टेस्ट बने हुए, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो टेस्ट आपके लिए कवरेज हो गई है या नहीं, अदरवाइज मैं नया बना के कल आपको टेस्ट दूंगा। सर पहली क्लास में होगा, दूसरी क्लास में होगा, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, जब भी होगा हो जाएगा, तुम्हें कोई टेंशन लेनी। कुछ भी तुम्हारी क्वेरी हो, सब आंसर यही है कि मैं सब देख लूंगा, राइट? दूसरी चीज, एक क्या हो गया बेटा? ग्रेसी, अच्छा देखो मजे की बात, अब वो पूछ रहा था, इसे कहते हैं लेग पुलिंग, दिस इज नोन एज लेग पुलिंग ऑफ ईच अदर। अंग्रेजी ना आए तो टांग खींचना, ठीक है? सुने, एक कुछ स्टूडेंट्स कल मेरे पास आए थे 2-3, तो वो एक्चुअली नंबर मांग रहे थे, तो मेरा मोबाइल नंबर आप सब लोग नोट कर लो, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, राइट? इवनिंग में 7 to 8, इवनिंग लिख देता हूं, नहीं लिखूंगा तो 7 से 8 लिख दिया ना। सर 7 से 8 कब, सुबह या शाम को? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इवनिंग 7 to 8 अगर आपको कोई बात करनी है, कुछ करना है, हाँ बाई चांस 7 to 8 समटाइम व्हाट हैपन इज, 2 रीजन की वजह से ही मेरा फोन नहीं उठेगा, अगर उठेगा तो एक तो या तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं क्लास में हूँ, अदरवाइज नॉर्मली मेरे पास ही रहता है फोन, तो उस टाइम पे पिक होता है, ठीक है? अगर बाई चांस नहीं हो रहा, गाली मत देना, ठीक है? तेरी फोन नहीं उठाया है ना, कुछ भी तुम्हारे, कुछ भी है ना बेटा, मैं जानता हूं सोच कहीं पे भी चली जाती है ना, प्रैक्टिकल बात है। तो अभी तो नकुल यही है, आज तो चुप था, शांत, ये कहता शांत था। चलो तो ठीक है, तो मैसेज करके छोड़ देना, सर मैं ये हूं,
कोई इंक्वायरी हो व्हाट्सएप करके छोड़ देना, तो जब भी मैं वो देखूंगा फिर मत सोचना इमीडिएटली व्हाट्सएप करके। बच्चों का क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया फिर उसके बाद ना बार बार क्वेश्चन मार्क भेजते रहे। अरे भाई ठीक है ना, मिल जाएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है कि अगले दिन तुम्हारा पेपर है, ठीक है। और क्वेरी वो करना जो व्हाट्सएप पे आंसर देने वाली हो। सर आप बोलो प्लीज एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म पार्टनरशिप, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे पास टाइपिंग स्पीड उतनी नहीं है जितनी तुम्हारी है, राइट। तो अगले दिन भी पूछा जा सकता है वो। हाँ, अगर किसी को कोई और डिस्कशन करना है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है, कोई और भी बात करनी है कि सर हम ये परेशान है, हम वो हैं, यू कैन टॉक, ठीक है, लेकिन जेन्युइनली, ठीक है। बट ये ध्यान रखना टाइमिंग, हाँ सर आगे पीछे हो जाए टाइम, कोई सर कभी 6:30 मन कर गया फोन करने का, कर लेना, फोन उठेगा ही नहीं, वो बात की बात है, कर लेना। लेकिन पहले ठीक है, बाद में ज्यादा कहीं सर हम 11 बजे पढ़ रहे थे, हमारे डाउट आ गया, हमने बोला सर से बात कर लें, तो 11 बजे मत करना, सो रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ मैं अपनी डॉटर के साथ खेल रहा हूँ उस टाइम पे। तो ये प्लीज वही टाइम मिलता है, उस टाइम पे फोन वोन सब ड्रॉर में होता है। सो आप इसी टाइम पे करो, कोशिश करो, कोई भी हो, लेकिन अगर जरूरी हो तो करना, नहीं सर देखते हैं सर का नंबर ओरिजिनल भी है या नहीं। हाँ हाँ, कई बच्चे मिला के भी देखते हैं, अरे मैं तुम्हारी सब बात जानता हूं, चेक करते हैं। बेटा जितने तुम खलेर हो ना, उससे 1000 गुना मैं खलेर हूं, और तुम्हारे जैसे बहुत बना बना के छोड़ दिए सीएस जो कि बाहर खलेरापंती दिखा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज, ठीक है, तो जो भी शरारत आती हो ना, हम करके छोड़ चुके हैं उस चीज। चलिए जोक्स अबाउट प्लीज, चलिए ये नंबर है अगर आपको कोई बात करनी हो इवनिंग में। हाँ बस ये नहीं सर बैकअप मिल जाएगा, इसके लिए मत करना, ठीक है, अब अगले दिन पूछ लेना, ठीक है। बहुत जरूरी है तो बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।